नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। पिछले कई वर्षों से 1 लाख टके का सवाल पूछा जा रहा है कि भैया भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस सवाल के जवाब को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, एक बड़ी बैठक हुई। उस बड़ी बैठक में मिठाई खिलाकर ये बता दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। और हमारे साथ इस खास चर्चा में, इस ब्रेकिंग न्यूज में शामिल हो रहे हैं दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन जी। नीलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। जी, नमस्कार। नीलू जी का परिचय दे दूं, दैनिक जागरण में आप इनकी ब्रेकिंग खबरें जरूर पढ़ते होंगे। वो जो खबरें होती है वो सत्ता के गलियारों से जुड़ी हुई ऐसी खबरें होती हैं जो किसी और के पास नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, गृह मंत्रालय और गृह मंत्री की बात कर लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर लीजिए। और जिक्र हम भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं, लेकिन जिक्र मैंने गृह मंत्रालय और गृह मंत्री का क्यों किया, क्योंकि तमाम लोग जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह सरकार में क्या भूमिका है और पार्टी संगठन में उनकी क्या भूमिका है। तो कौन बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन नीलू जी, सबसे पहले एक सवाल, कौन बनेगा थोड़ा सा दर्शकों से हम कहेंगे कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। लेकिन नीलू जी, सबसे पहले एक सवाल, जनवरी 2020 पूर्णकालिक अध्यक्ष बनते हैं जेपी नड्डा। जनवरी 2023 में कार्यकाल खत्म हो जाता है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जून 2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। हम इस वक्त बैठे हैं नवंबर 2025 में। याद है, जब राजनाथ सिंह 2019 में मंत्री बने तो तुरंत उन्होंने छोड़कर कार्यभार अमित शाह को दे दिया। अमित शाह जब माफ कीजिएगा, राजनाथ जब 2014 में मंत्री बने, केंद्र में गृह मंत्री, तो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़कर अमित शाह को थमा दिया। और जब 2019 में अमित शाह गृह मंत्री बने तो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़कर जेपी नड्डा को थमा दिया। आखिर अब इतना ज्यादा लंबा इंतजार क्यों? कहां पेच फंसा हुआ है? कहां मामला अटका हुआ है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को अब तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाया? देखिए, सीधी-सी बात है, 2024 का जो चुनाव है और उसका जो रिज़ल्ट है, वो उस बड़ा कारण है वो। क्योंकि उसमें ये लगा कि कहीं न कहीं से संघ की नाराज़गी है, सब जो संघ परिवार के लोग भी हैं, वो पार्टी से नाराज़ हैं, उतने खुश नहीं हैं। और उन्होंने किनारा किया था जिसकी वजह से 240 आ गया। तमाम खबरें भी आई थी कि संघ के लोग किस ढंग से नहीं थे और नड्डा जी का जो भाषण आ गया था, वो नहीं इंटरव्यू आ गया था कि इंटरव्यू आ अब गया था। बीजेपी को संघ की ज़रूरत नहीं है। वो चुनाव के बीच में आया था। तो कहीं न कहीं ये लग रहा था कि संघ अपना जो है एक अपने पसंद का अध्यक्ष चाह रहा था वहाँ पे और ये नहीं चाह रहे थे कि हम जो काम कर रहे हैं, जिस ढंग से हम जीत रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, तो संघ का हो, लेकिन फिर हमारे जो माफिक जो अध्यक्ष हो, वही हो, हमारे विचार से जो हमसे जुड़ा हुआ हो, वो हो, तो काम करने में सहूलियत होगी। क्योंकि अगर कोई दूसरा आ गया जो इनसे जिनका विचार नहीं मिलता है, तो फिर मतलब संगठन और सरकार के बीच में टकराव होगा, उससे सरकार को भी नुकसान होगा और यहाँ भी होगा। तो ये इंतज़ार करने लगे कि जब सही समय आएगा, तब हम करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ब ब इलेक्शन हो गया हरियाणा का, हरियाणा में जीत गए, लगा कि हाँ भाई अब आ रहे हैं वापस। महाराष्ट्र जीते तो इनका कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हो जाएगा। लेकिन जो संघ भी चाहा था, संघ के कई लोग जो हैं, वो कई नाम उसमें चल रहे थे, जो संघ की पसंद में थे। जबकि अमित शाह और मोदी चाहते थे कि उनकी पसंद के ही अध्यक्ष बने, ताकि पार्टी और सरकार के बीच में कहीं कोई वो काम में कुछ दिक्कत ना हो, बिल्कुल सुचारू रूप से हो। तो जनवरी में बात हो रही थी होने की, लेकिन जो संगठन के चुनाव थे उसमें देरी हो गई। जो 36 राज्य हैं, प्रदेश कुल मिलाकर के भाजपा के हिसाब से, तो उसमें 19 जब प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष चुन ले जाएंगे, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। ये भाजपा का अपना संविधान कहता है। तो वो हो नहीं रहे थे। अब जानबूझ के किया गया, किसने किया, कैसे किया, वो अनुमान की बात है। लेकिन करने को तो कर सकते थे, वो हुआ नहीं और ये बात आई फिर बाद में कि मैंने खुद पूछा था बड़े लोगों से, तो कहे जनवरी में नहीं हुआ, मार्च तक, अप्रैल तक हो जाएगा। और अप्रैल में जब होने की बात हुई तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया। वो 2 महीने उससे निकल गए। फिर आप देखे होंगे कि लगातार चर्चा चली कि जुलाई फर्स्ट वीक में आ जाएगा।
लेकिन फिर वही बात जाकर अटक गई कि अध्यक्ष होगा कौन? और जिसको ये चाहते थे कि ये बने, वो मुझे लगता है कि उस पे सहमति नहीं बन पा रही थी, कुछ और नाम भी सामने आ रहे थे। तो फिर हुआ कि अब इंतजार कर लिया जाए बिहार का। और बिहार का जो इंतजार की बात थी और उसके ठीक पहले जो तमाम घटनाक्रम जो 2-3 महीने हुई है, उसे संकेत मिलता है कि आखिर किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। देखिए, एक बात मैं दर्शकों से कहूँगा कि जब नीलू जी कह रहे हैं कि बड़े लोगों से बात हुई, तो आप समझ लीजिए कि बड़े लोगों का मतलब क्या है और इनकी खबरें अगर दैनिक जागरण में पढ़ते होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बड़े लोगों का मतलब क्या है। लेकिन थोड़ा-सा दर्शकों को बता देता हूँ। 2013 में गोवा की कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी पहले चुनाव प्रचार अभियान समिति के मुखिया चुने गए। बाद में दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार चुने गए। हरियाणा के रेवाड़ी में पहली रैली उनकी बतौर एनडीए गठबंधन के तौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में 3 चेहरे थे। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय राजनाथ सिंह थे और उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव अमित शाह थे। 282 सीट मिली। उसके बाद सत्ता में नरेंद्र मोदी आ गए और पार्टी में पार्टी अध्यक्ष की कमान राजनाथ सिंह अमित शाह को सौंपकर गृह मंत्री बन गए। 2019 का लोकसभा चुनाव, उससे भी बंपर जीत, 303 सीट मिली और उस समय जो पार्टी के अध्यक्ष थे, जो उस जीत के सबसे बड़े रणनीतिकार थे, अमित शाह, फिर वो सरकार में आ गए, गृह मंत्री की भूमिका में आ गए, पार्टी की कमान उन्होंने जेपी नड्डा को सौंप दी। लेकिन नीलू जी जैसा बता रहे हैं, 2024 में भी ये बदलाव होता अगर भारतीय जनता पार्टी जो अब की बार 400 पार, जो बाद में वो 370 पर आकर अटक गई थी, अगर इतनी सीटें आ जाती या अपने दम पर बहुमत भी आ जाता, 272 का आंकड़ा पार कर जाता, तो बड़े आराम से जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री बन ही चुके थे, कोई अगला व्यक्ति नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता। लेकिन नीरू जी आप ये कह रहे हैं कि 240 नरेंद्र मोदी के अपने संवैधानिक काल में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 2001 से 2014 तक और देश के प्रधानमंत्री रहे 2014 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक, पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई। हमेशा भाजपा के पास बहुमत था। पहली बार अल्पमत की सरकार चलाने पर गठबंधन के सहयोगी दलों पर निर्भर होने के कारण नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने यह तय किया कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले को थोड़ा ठंडे में डाल देते हैं, आगे देखते हैं किस तरह का माहौल बनता है। क्या वाकई इस तरह की स्थिति थी? उनको लगता था कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई और बन जाएगा तो कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, व्यवहारिक दिक्कतें खड़ी हो जाएगी, सरकार और संगठन में टकराव की नौबत आएगी क्या? नहीं, नहीं, निश्चित रूप से व्यावहारिक दिक्कतें ही आती हैं उसमें, ज़्यादातर टकराव तो नहीं कह सकते थे उस ढंग से। लेकिन जो व्यावहारिक दिक्कत है कि भई कहीं चुनाव करना है, प्रचार करना है, प्रदेश अध्यक्ष चुनना है, किसी कार्यकारिणी में रखना है, कुछ भी फैसले डे टू डे जो फैसले होते हैं, जो अभियान चलाना है हर मुद्दे पे, तो उसमें तारतम्यता अगर नहीं होती, एक पेज पे अगर नहीं होते, तो दिख जाता वो। और एक निश्चित रूप से 2024 का इलेक्शन चाहे जो भी कहें, एक गठबंधन की सरकार बनी, राजग की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है ये। और ये एहसास था और दोनों को, मोदी और अमित शाह को, दोनों को ये बाउंस बैक करना था कि जो 2024 की जो गलतियां हुई, वो गलतियों को कैसे सुधारा जाए। और वो गलतियां सुधारी गई, ऐसा नहीं है कि नहीं सुधारी गई, वो गलतियां सुधारी गई और उसके बाद आप देखें कि एक के बाद एक चुनाव जीत रहे हैं। आज एक बार फिर जो 2024 में लग रहा था कि भाई 5 साल नहीं चल पाएंगे, पार्टी के भीतर से बगावत हो जाएगा, संघ जो है वो जोर देगा कि भाई आप परिवर्तन करो, उसमें चेहरा बदलो, जो वो कहेगा वो करेंगे। तो वो सब चीजें सामने थी, लोगों को दिख रही थी कि ये कमजोर सरकार है। और जयराम रमेश हमेशा कहते थे, ट्वीट करते थे कि ये एक तिहाई प्रधानमंत्री हैं, वन थर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी दो बैसाखियों पे टिके हुए हैं। लेकिन अब जो रिजल्ट आया है पिछले में, आप देख लें, जो भी चुनाव हुए हैं, तो उसमें आ गया है कि ये बैसाखी पे नहीं टिके हुए हैं, बल्कि जेडीयू भी और टीडीपी भी मोदी और शाह की स्ट्रेटजी के भरोसे है। अगर जेडीयू की सीटें आई हैं इतनी ज्यादा, तो सिर्फ उनके अपने बदौलत नहीं है, उसमें अमित शाह की रणनीति भी थी। जो टीडीपी की सरकार आई है, आपने देखा है कि पहली बार जो राजग के सहयोगी हैं, उनके कैंडिडेट के कैंपेन में मोदी गए, रैलियां उनके क्षेत्र में की। पहले होता था कि अपने भाजपा के लिए करते थे। तो ये जो निर्भरता कर ली है कि टीडीपी भी अब मोदी के चेहरे पर निर्भर है और जेडीयू भी मोदी के चेहरे पर निर्भर है, और पूरी पार्टी तो है ही।
तो ये जो मजबूत होके निकल के आए हैं और जब बिहार की जीत होने के बाद संघ को भी ये लग रहा है और संघ के लोगों को आपने ध्यान नहीं दिया, ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो जो अमित शाह की रणनीति रही है कि पहले संघ के लोगों को इस ढंग से इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। वो वहां के बाहर के कार्यकर्ता आते थे, बाहर के किसी आदमी को टिकट दे दिया, जो पूरा चल रहा था कि बाहरी लोगों से पार्टी भर गई है, ये कहा जाता था हमेशा। लेकिन इस बार आप देखेंगे 3-4 इलेक्शन में तो संघ और उनके स्वयंसेवक जो हैं वो बिल्कुल एक पेज पे हैं, हर जगह उपयोग हो रहा है। 6 महीना पहले से स्वयंसेवकों को या एवीपी के जो नेता हैं उनको लगा दिया जाता है वहां पे। और अभी जो कल जो भोज था जिसमें नड्डा जी के घर पे, उसमें आप देखें कि बाहर से कितनी संख्या में लोग गए थे बिहार में काम करने के लिए। और वो बाहर के मतलब ये नहीं थे कि किसी दूसरे पार्टी से आए हुए थे, वो भाजपा के जो संघ से जुड़े हुए, संघ से आए हुए कार्यकर्ता है। एवीपी का मतलब, एवीपी तो संघ का, आरएसएस का अनुसंघ संगठन है। तो उसके अगर नेता कार्यकर्ता वहां जाए काम करें तो इसका मतलब ये कि उस एरिया में किसी बूथ पे अगर कोई स्वयंसेवक है, कोई संघ परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो वहां तक वो सबसे पहले पहुंचेगा, जो छूट जा रहा था। और इस बीच में मार्च से आप देख लीजिए कि नागपुर में मोदी गए थे वो आरएसएस मुख्यालय में। और अच्छा। जो एक तारतम्यता दिखाई कि हम एक पेज में हैं, संघ और सरकार दोनों। संघ की इतनी खुली तारीफ नहीं की थी किसी ने कभी, प्रधानमंत्री ने। लाल किले से जो तारीफ की स्वयंसेवकों की, उनके त्याग के, उनके समर्पण की, उनके राष्ट्र निर्माण की, वो एक बहुत बड़ी बात थी जो जो उस वक्त चल रहा था। अब वो जब स्वयंसेवक एक पेज पे आ गए हैं, संघ और सरकार और मोदी और शाह और मोहन भागवत और कहीं कोई अंतर नहीं दिख रहा है। कल आपने देखा कि जो ध्वजारोहण का जो समारोह था, उसमें मोहन भागवत भी थे और उसमें आगे जो बढ़ा रहे थे कि हाथ पकड़ के आप आगे चलिए, वो मोदी कह रहे थे कि भाई आप आगे चलिए, आप उसमें कार्यक्रम में आगे बढ़ के भाग लीजिए। तो ये चीजें सब संदेश दे रहे हैं, तो अब वो जो दूरी खत्म हो गई है, तो कॉन्फिडेंस आया है। संघ को भी ये लग रहा है, जो मोहन भागवत जी ने, आपको ध्यान होगा कि 27 अगस्त को जो विज्ञान भवन में कहा था कि भाई हमें करना होता तो हम कब कर लेते, ये भाजपा को खुद करना है, हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हम सिर्फ सलाह देते हैं, हमसे पूछा जाता है तो हम सलाह देते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा काम शाखा लगाना है, शाखा लगाने में ये हमें हर ज्ञान न दे, हमें कुछ न बोले, और इनका पॉलिटिक्स करना काम है, उसमें हम इनको कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये साफ-साफ उनका संकेत था, जो 26-27 अगस्त को विज्ञान भवन से, कि अब सरकार का उनको कॉन्फिडेंस फिर से आया है। मोदी और शाह जो कर रहे हैं, सरकार जिस ढंग से काम कर रही है और जो-जो बड़े काम कर दिए, जो संघ के एजेंडे में थे, उन तमाम कामों को पूरा किया। तो अब वही काम कर रहे हैं, ये भी स्वयंसेवक हैं। वो तो मोदी तो कहें तो प्रचारक ही हैं, जो प्रचारक निकले थे उसके बाद घर तो गए नहीं। तो एक पेज पे जब आ गए हैं, तो अब उनको कॉन्फिडेंस है कि जिसको वो चाहेंगे बनाएंगे। बनाएंगे तो स्वयंसेवक ही बनेगा, संघ का व्यक्ति ही बनेगा, कोई बाहरी व्यक्ति तो बनेगा नहीं। सिर्फ ये है कि अब संघ इनके साथ हुआ है और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुझे लगता है कि कभी भी कहीं भी घोषणा हो सकती है, उसमें कुछ अब समय नहीं होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत कुछ बदला है और ये कुछ हुँ, जो बदला है, जो संघ प्रमुख ये कहते हैं कि हम हस्तक्षेप नहीं करते, कोई हमारी शाखा में हस्तक्षेप ना करे, हम उनके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करते। ये कुछ तो बदला है, ये क्यों कहा जा रहा है नीलू जी? क्योंकि 2009 जब मोहन भागवत संघ प्रमुख बने, याद है 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले लालकृष्ण आडवाणी को आरएसएस मुख्यालय जाकर प्रेजेंटेशन देना पड़ा था, लेकिन 2004 2009 का लोकसभा चुनाव, 2009 में जब बने थे लोकसभा चुनाव से पहले, तो लालकृष्ण आडवाणी चूंकि पीएम पद के उम्मीदवार बन रहे थे, तो उनको जाकर एक तरह से प्रेजेंटेशन देना पड़ा था। बाद में इसी संघ मुख्यालय दिल्ली में, जो अब एक बड़ा भव्य इमारत बन गई है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक सवाल पूछा था, मुझे ध्यान आ रहा है शायद वो सवाल शायद अर्नब गोस्वामी जी ने पूछा था, तो उन्होंने कुछ कहा था कि हम लिहाज करते, संकोच नहीं करते। फिर आडवाणी जी को किस तरह से घर बिठाया गया, नए विकल्पों की तलाश शुरू की गई, गोवा के मुख्यमंत्री को पहले चुना गया पार्टी के अध्यक्ष के लिए, लेकिन उनके एक बयान को किस तरह से कोट कर दिया गया। फिर नितिन गडकरी को महाराष्ट्र से लेकर आया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए। दूसरी बार उनको लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए हरियाणा में जो बैठक हुई परिषद, राष्ट्रीय परिषद की, उसमें संविधान बदल दिया गया, लेकिन वो पूर्ति के मामले में दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए। लेकिन आपने जो कहा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद
महाराष्ट्र जीते, बहुत ही बम्पर जीते, हरियाणा जीते, बहुत ही बम्पर जीते, दिल्ली जीते, बहुत ही शानदार तरीके से जीते, बीच में झारखंड में मामला गड़बड़ा गया, लेकिन अब जो बिहार जीते वो और ज्यादा शानदार तरीके से जीते। और जिस नड्डा साहब के घर की बैठक की बात आप कर रहे हैं, उसी बैठक से खबर कुछ निकलकर सामने आई। अब दर्शकों को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। नड्डा साहब ने मिठाई खिलाई, 3 लोगों को मिठाई खिलाई। और किस किस को मिठाई खिलाई, जरा मैं बता देता हूं, फिर विस्तार से नीलू जी से जानेंगे। एक व्यक्ति मोदी सरकार में मंत्री है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत करने के लिए उनको मिठाई खिलाई। दूसरे नेता जो आते हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं, पार्टी संगठन में प्रभावी भूमिका में है, उनको मिठाई खिलाई। और तीसरे नेता आते हैं उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने बिहार के विधानसभा चुनाव में एक उल्लेखनीय प्रदर्शन, संगठनिक क्षमता का उन्होंने एक तरह से दिखाया, उस तरह से उन्होंने उल्लेख किया। तो क्या नीलू जी माने जाए कि जो मिठाई खिलाई गई है ये सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव तक सीमित है, कि इन्हीं तीनों में से कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, जिसके नेतृत्व में पार्टी, चूंकि कार्यकाल तो 2028 तक ही होगा, लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव तक बढ़ाए जाने की संभावना है, तो जिसके नेतृत्व में पार्टी 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। नहीं देखिए, जो मिठाई खिलाई गई है, जो बिहार का इलेक्शन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चयन है वो बिहार के इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, ये तो मुझे लगता है। ये इसमें कोई दो है, लेकिन जो मिठाई है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि तीनों की भूमिका जो है बिहार के चुनाव में है। आ, जो धर्मेंद्र प्रधान है वो चुनाव प्रभारी बनाए गए, अंतिम समय बनाए गए। चुनाव जी। प्रभारी कोई 10 दिन नहीं बनता है। चुनाव प्रभारी जब बनता है तो अ, 6 महीने 5 महीने पहले बनता है। जैसे कि आप देखेंगे कि तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, सबके चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। पांडा को तमिलनाडु बनाया गया है और अपने यादव, भूपेंद्र यादव को वो पश्चिम बंगाल का बनाया गया। इस ढंग से सब पहले किया जाता है, अंतिम समय में किया गया। तो ये तीनों जो है, मौर्य भी जुड़े हुए थे वहीं से, और एक तो प्रभारी महासचिव ही हैं विनोद तावड़े वहां के। तो चूंकि ये तीनों संगठन में सबसे बड़े वहां से केंद्रीय स्तर पे तैनात किए गए थे, तो उनको मिठाई खिलाई गई। तो इस मिठाई खिलाने को आप उससे मत जोड़िए कि मतलब कोई अध्यक्ष हो रहा है। ये तीनों में से मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ब जो बात चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को जिस ढंग से बनाया गया वहाँ पे प्रभारी, मतलब बिहार का, तो ये संकेत है कि उनको केंद्रीय भूमिका दी जा सकती है। उनके लिए अमित शाह बहुत मानते हैं, वहाँ जगह खाली नहीं है, योगी बने हुए हैं, लोकप्रियता उनकी बनी हुई है। तो अब केशव प्रसाद मौर्य को शायद वो केंद्रीय जो है संगठन में या सरकार में जहाँ भी वो जगह देने की कोशिश करेंगे, ये संकेत बिहार के चुनाव से मिला है। विनोद तावड़े हैं, वो प्रभारी महासचिव हैं, वो बड़े नेता हैं महाराष्ट्र से, वो एक हैं उसमें। और धर्मेंद्र प्रधान का नाम तो लंबे समय से चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। उसमें तो कहीं कोई दो बात है ही नहीं। और जिस ढंग से धर्मेंद्र प्रधान को, जो मुझे लगता है, जो मैं अपना मानता हूं कि जो अमित शाह चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके कई कारण हैं। वो कारण ये है कि उत्तर प्रदेश का कुर्मी मतदाता अभी भी भाजपा के साथ नहीं जुड़ा है, वो फिर अनुप्रिया पटेल के साथ ही लेना पड़ता है। धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी हैं, ओबीसी हैं। ओबीसी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। ओबीसी की पॉलिटिक्स बहुत चल रही है। ओबीसी से मौर्य भी आते हैं, लेकिन वो स्टेट में रहे हैं और स्टेट से निकाल के सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वो देना, वो शायद मुझे लगता नहीं है कि उसके बाहर पहली बार शायद बिहार के सह प्रभारी बने वो। तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान की जो की भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और कई राज्यों में वो बहुत बड़े-बड़े राज्यों में वो चुनाव प्रभारी रहे। उनका संघ से आते हैं, एबीपी से आते हैं। और ये कहा जाता है कि संघ के जो बड़े नेता हैं, दत्तात्रेय होसबोले और बाकी लोग, उनसे उनकी बहुत नज़दीकी है, करीबी है, पसंद भी उनकी है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान को बनाते हैं, तो कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं। वैसे बड़े नेताओं में जो दौड़ में हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो संघ के नेताओं के करीबी हैं। भूपेंद्र यादव बहुत करीबी माने जाते हैं। जो खट्टर, जिनका नाम कई बार चल रहा था, एमएल खट्टर, वो प्रधानमंत्री के भी बहुत करीबी हैं, उनको तो मुख्यमंत्री बनाए रखा है इतने सालों तक।
और संघ के भी बहुत करीबी हैं, वो तो प्रचारक हैं, वो खुद ही प्रचारक हैं। तो इस ढंग से है शिवराज सिंह चौहान, वो संघ के बहुत करीबी हैं। संघ के बड़े नेता के भैया जोशी तो उनको बहुत मानते हैं, संघ के बड़े नेताओं के करीबी हैं, इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे, संघ की कोई शिकायत नहीं रही और कैपेबल भी हैं। मतलब ये जितने नाम मैं ले रहा हूँ इसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसमें क्षमता न हो, सब क्षमतावान है, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभालने के योग्य हैं। लेकिन बनना किसी एक को है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि बिहार चुनाव के ठीक पहले, 10 दिन पहले जो धर्मेंद्र प्रधान को जो बनाया गया वहां का प्रभारी, और ये देख के बनाया गया कि बिहार में हम बम्पर जीत रहे हैं। जमीनी भाई नेताओं को पहले पता चल जाता है कि वहां पे जमीन पे क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आने वाला है। और बिहार की जीत के तत्काल बाद, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका हो, अगर उनको बनाया जाता है, तो कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। मुझे लगता है कि ये सितंबर में ही तय हो गया था कि धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। एक नीलू जी, आपने तमाम नाम बता दिए और उनकी खूबियां बता दी कि किस तरह से प्रधानमंत्री के करीबी, अमित शाह के करीबी, संघ के करीबी, संघ के चहेते। धर्मेंद्र प्रधान निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के ही चहेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जब अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी थी 2017 में, और 13 वर्षों का वनवास करीब भारतीय जनता पार्टी का देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में समाप्त हुआ था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात नीरू जी जो यहाँ उठ के आ रही है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 1980 में गठन हुआ, जब गठन हुआ तो पार्टी का संविधान क्या होना चाहिए, गांधीवादी समाजवाद या किस तरफ जाना चाहिए, बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई। उसमें राम जेठमलानी रहे, विजय राजे सिंधिया रही, अटल बिहारी वाजपेयी, जसवंत सिंह, सिकंदर बख्त जैसे तमाम चेहरे रहे। 1984 का लोकसभा चुनाव एक बड़ा सेटबैक था भारतीय जनता पार्टी के लिए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में चुनाव हुआ था। उसके बाद जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा उठा, जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा आगे आया, पालमपुर के अधिवेशन में हमने देखा कि राम मंदिर आंदोलन को एक प्रस्ताव के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बैठक में स्वीकार कर लिया और राम मंदिर के रथ पर सवार हो गए। लेकिन उसके बाद उस समय भारतीय जनता पार्टी को लगा कि नहीं, आपको सोशल इंजीनियरिंग की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। हमने देखा कि गोविंदाचार्य का एक दौर, उत्तर प्रदेश में एक पिछड़े समाज से आने वाले नेता कल्याण सिंह को आगे किया गया और हिंदुत्व और पिछड़ा ओबीसी जाति जो है, ओबीसी वर्ग, पिछड़े वर्ग के नेता को मिलाकर एक ऐसा समीकरण तैयार किया गया कि उत्तर प्रदेश में 1991 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, संयुक्त उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक था। उसके बाद इस जो जातीय समीकरण है, जो सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, उसका लगातार पालन किया जाता रहा। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, पार्टी के अध्यक्ष जो है वो अपर कास्ट से आते हैं, ब्राह्मण से आते हैं। और इस बार बिहार में अपर कास्ट के विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा निकलकर सामने आई पिछले कुछ चुनावों के मुकाबले। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपर कास्ट के उम्मीदवारों को बहुत अच्छी तादाद में जो है वो टिकट दिया था, वो जीत कर भी आए, जेडीयू ने भी दिया, वो जीत कर भी आए। लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान बनेंगे, केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे, भूपेंद्र यादव बनेंगे, विनोद तावड़े बनेंगे, या इनमें से कोई भी अगर ओबीसी नेता बनकर, शिवराज सिंह चौहान बनकर आएंगे, तो क्या सरकार का नेता यानी प्रधानमंत्री भी ओबीसी और पार्टी का नेता यानी पार्टी अध्यक्ष भी ओबीसी? तो फिर उस सोशल इंजीनियरिंग का क्या होगा जिस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खुद भारतीय जनता पार्टी 1989 के बाद से, बल्कि मैं कहूं कि 1990 के बाद से, पिछले 35 सालों से लगातार उसका पालन करती रही। नहीं, नहीं, देखिए जो आप बता रहे हैं उसके देखने के दूसरे तरीके भी हैं। आप देखेंगे कि 1977 में पहली बार मंडल का आरक्षण लागू हुआ बिहार में, कर्पूरी ठाकुर ने किया और 70s में ही पूरे के पूरे वो आ रहा था कि भाई पिछड़ों को अधिकार मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी जो है, वो 1970 के आसपास से ही नारा शुरू हो गया था। और 1980 में तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई थी, 79 में, 80 में। तो वो मंडल कमीशन जो है वो 1980 के दशक के बाद की देश की राजनीति की दिशा और दशा तय कर रहा है। जो भाजपा भी है और तमाम पार्टियां उसमें जो चूक गई वो कांग्रेस चूक गई, क्योंकि भाजपा और तमाम पार्टियां जो ओबीसी नेताओं का जो उभार था वो देख रहे थे, रामकृष्ण हेगड़े से लेके और तमाम पूरे देश में तमाम नीतीश कुमार, लालू यादव और शरद यादव, हर जगह पूरे देश में हर राज्य में आ रहा था। तो वो देखते हुए भाजपा ने अपने जो ओबीसी नेता हैं उनको आगे करना शुरू किया। और चूंकि ओबीसी जातियों का उभार हो रहा था तो वो नेता भी, कल्याण सिंह भी, जो ओबीसी का वोट लेके आए, ओबीसी ने देखा उसको
और साथ में अगर हिंदुत्व की बात आप करें तो 1984 का इलेक्शन तो 2 पे ऐसे नहीं सिमटना था। इतनी कम संख्या तो जनसंघ को भी नहीं आई थी 1957 में और 52 में भी नहीं आई थी जितना आ गई। वो तो एक लहर था इंदिरा गांधी की मौत के बाद वो तत्काल जो है वो हुआ था उसमें मत जाए। लेकिन हिंदुत्व वाली जो पॉलिटिक्स है और ओबीसी की पॉलिटिक्स दोनों साथ-साथ मिक्स चलती थी और 1984 में या 83 में मुझे ध्यान है विज्ञान भवन में जो धर्म संसद हुआ था, बैठक हुई थी और उसमें राम मंदिर का हुआ था कि राम मंदिर निर्माण को मुद्दा लेना है, हमें संघ ने लिया था। और आरएसएस में थे अशोक सिंघल और उनको राम मंदिर आंदोलन का संयोजक बना करके भेजा गया कि आपको देखना है राम मंदिर आंदोलन और अशोक सिंघल उसको पूरा कर रहे थे, फिर बाद में बीजेपी में आया। अब बात ये है कि बिहार में जो लोग कह रहे हैं कि फॉरवर्ड क्लास के जो एमएलए भी बहुत जीते हैं। देखिए संख्या है, वहां जो अभी कास्ट सर्वे हुआ था उसमें भी आया था कि 14% के आसपास टोटल फॉरवर्ड है। मतलब सब मिला करके हैं। यानी कि 86% में और 18% वो भी निकाल लीजिए आप, मुस्लिम भी निकाल लीजिए अगर, तो भी तो भी मतलब 70% के आसपास तो बनता है ना कि जिसमें 70% से ऊपर ओबीसी हैं, तो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात उसमें यह है कि प्रधानमंत्री भले ओबीसी से आते हों, लेकिन उनको कहना पड़ता है कि ओबीसी से है वो। और प्रधानमंत्री ने खुद को भी पेश किया है कि वो सभी के नेता हैं। भाई उनकी जाति जो है वो तो 1% से कम वाली है गुजरात में और गुजरात में तो माना जाता था कि पटेल जो होगा वही बनेगा, दूसरा कोई बन ही नहीं सकता है। वहां तो समीकरण भी इसी ढंग के बिठाए जाते थे कि पटेल जुड़ के ये बनेगा तमाम चीजें। और उन्होंने मतलब एक गुजरात के गौरव की बात, डेवलपमेंट की बात, सबसे जोड़ने की बात जो एक होता है उसको करके चलाया, तो वो कभी मोदी एक ओबीसी के नेता के रूप में नहीं रहे हैं। और जो उत्तर भारत का ओबीसी है, उनको ओबीसी नेता के रूप में देखता भी नहीं है कि अपना हमारे ओबीसी का नेता है। जिस ढंग से शरद यादव या अखिलेश यादव या लालू यादव ये तमाम हमारे जो नेता रहे हैं, वो उस ढंग से उनको कोई देखता भी नहीं है। जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, इनको एक ओबीसी नेता के रूप में देखा जाता है। जो शिवराज सिंह चौहान हैं, वो भी मध्य प्रदेश में एक ओबीसी लीडर के रूप में वो देखे जाते हैं। कल्याण सिंह एक ओबीसी लीडर के रूप में देखे जाते थे। तो ओबीसी लीडर एक विजिबल अगर आप देंगे और खास तौर पे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ओबीसी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वो तो घुसपैठ और तमाम चीजों पे लड़ा जाएगा। जो केरल का इलेक्शन है वो एक अलग इश्यू पे होगा। असम का इलेक्शन है वो हिंदू मुस्लिम अलग इश्यू पे होना है। तमिलनाडु में बीजेपी का बहुत नहीं है। उसके बाद अगर देखेंगे तो जो सबसे बड़ा इलेक्शन आ रहा है और वो बहुत दूर नहीं है, 2027 के फरवरी में मार्च में इलेक्शन होना है। उत्तर उत्तर तो प्रदेश। आप लगाइए कि ये लगभग 12 मतलब 12 महीने का साल हुआ, तो 14 या 15 महीने रह गए हैं। वो 12 महीने 14 महीने बाद तो उसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा, नहीं 1 साल का समय है। और जो 2024 में जो बीजेपी की स्थिति खराब हुई, आधी सीटें रह गईं 19 की तुलना में, है ना? तो वो उसके पीछे एक बड़ा कारण रहा कि ओबीसी वोट बैंक जो 2014 में आया, 17 में भी दिया, 19 में भी दिया, वो 21 में 22 में कहीं न कहीं 24 में खिसका, 22 में भी दिया था। 24 में वो समीकरण कहीं न कहीं गड़बड़ हुआ है। उस समीकरण को मजबूत किए बिना अगर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जाते हैं, तो बहुत मुश्किल आ जाएगा। तो बात उसकी नहीं है कि कौन किसका क्या कर रहा है, सबर नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा। बात यह है कि जो आपको आपने मेहनत से लाया था और जिसको जुटा करके आपने में 71-72 सीटें 80 में से जीतना मतलब वो असंभव सा काम था जो आपने संभव कर दिखाया था। संभव कर दिया। दूसरी बार भी दूसरी बार भी 62-63 सीटें 64 सीटें जीतना, इसका मतलब कि जो 14 में आया था वो ऐसे नहीं आया था, तुक्के में नहीं आया था। जो 2017 की जो सीटें विधानसभा की थी 323 या 324 थी, वो तुक्के में नहीं था कि ऐसे धुप्पल में आ गया, चलो आ गया जी एक बार में। इसका मतलब कि आपका सोशल इंजीनियरिंग बहुत इंटैक्ट था, जो 2024 में कहीं न कहीं वो बिखरा। बिखरा। और एक मेरी बात मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने सीधे कहा था कि जब तक ओबीसी फिर दोबारा हमारे पास नहीं आएगा, यूपी मुश्किल रहेगा।
तो एक बात वो ठीक। बिल्कुल आपने सही कही नीलू जी। और जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी समारोह मना चुका है, 100 वर्ष आजादी से पहले गठन, उसके बाद हमने आजादी के बाद देखा कि भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, बलराज मधोक हो, फिर आपातकाल के बाद जनता पार्टी में विलय और जनता पार्टी से फिर अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन करना। अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष बने, लाल कृष्ण आडवाणी बने, मुरली मनोहर जोशी बने, कुशाभाई ठाकरे बने। मैं तमाम अध्यक्षों के नाम दर्शकों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसके बाद का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बंगारू लक्ष्मण बने, के जनामूर्ति बने, के जना कृष्णामूर्ति बने, एम वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह का जो दौर आया, राजनाथ सिंह अलग अलग टर्म में बने। सुषमा स्वराज बतौर पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि पार्टी संगठन में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। सैद्धांतिक तौर पर राजनाथ सिंह ने स्वीकार कर लिया। अमित शाह उनके बाद अध्यक्ष बने, जेपी नड्डा बने, वो भी बने हुए हैं। इस बीच जब हमने पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नामों के कयास लगने का दौर शुरू हुआ, तो कई नाम निकलकर सामने आए। आंध्र प्रदेश से जो बीजेपी अध्यक्ष थी डी पुरंदेश्वरी, जो एनटी रामाराव की बेटी, उनका नाम निकलकर सामने आया। महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा है वानाथी श्रीनिवासन, उनका नाम निकलकर सामने आया। कई जगह हल्का फुल्का चला, बहुत बड़े लेवल पर नहीं चला, स्मृति ईरानी का नाम निकलकर सामने आया। महाराष्ट्र का चुनाव हो, मध्य प्रदेश में तो लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान इसको साबित करते रहे। बिहार में नीतीश कुमार लंबे समय तक इसको साबित करते रहे, इस बार फिर साबित कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र ने दिखाया, छत्तीसगढ़ ने दिखाया, राजस्थान ने दिखाया, हरियाणा ने दिखाया कि जिसने इस देश की लगभग आधी आबादी, लगभग मतलब आधी से कम है थोड़ी सी, महिला मतदाताओं का दिल जीत लिया, उसकी बंपर जीत, ऐतिहासिक जीत होने वाली। क्या भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हो पा रही है कि कम से कम इस बार किसी महिला नेत्री को पार्टी अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए? क्योंकि कई हलकों से ये आवाज उठकर सामने आ रही है। अगर आप बीजेपी के कई महिला नेताओं से बात करेंगे तो कहेंगे कि अब वो समय आ गया है, एक नया जमाना है, एक बड़ा फैसला कर रहा है, और ये बड़ा फैसला मोदी और शाह की जोड़ी ही कर सकती है। तो महिला नेत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकती? नहीं, नहीं बन सकती है। देखिए ऐसा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं बन सकती है, बन सकती है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। और खास तौर पे नड्डा जी भी कम यात्रा नहीं करते हैं, मतलब लेकिन उतनी नहीं करते हैं जितनी यात्रा शुरू की थी अमित शाह ने। वो पूर्वोत्तर के राज्यों से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए छोटी-छोटी जगहों तक हर जगह जाते थे और अभी भी मतलब केंद्रीय मंत्री और 2-2 मंत्रालय का प्रभार लेने के बावजूद भी हर सैटरडे संडे को किसी न किसी इलाके में होते हैं और हर जगह वो प्रवास कर रहे होते हैं। और प्रवास की ये परंपरा जो है वो दीनदयाल उपाध्याय शुरू हुई थी, जब कहा जाता था कि वो उनकी जो है वो आधा साल तो ट्रेन में उनकी गुजरती थी, क्योंकि उस वक़्त ट्रेन से घूमते थे। तो ये प्रवास की परंपरा है और जो सबको साथ लेके चले और उतनी मेहनत करे ग्राउंड लेवल पे जाके। अभी जो मुझे लगता है कि वो उस ढंग की कोई महिला जो सबको साथ भी ले, जो एक पेज पे भी इनके साथ हो, संघ को भी साथ ले, मोदी और शाह जो चाह रहे हैं, जिस ढंग से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट करे नीचे जा करके, वो नहीं आया है। एक सवाल अगर आप हम 6 महीने, 8 महीने पहले बहस कर रहे होते, तो हम पूछते भी कि भई वसुंधरा को हटाने के बाद तो कोई मुख्यमंत्री कि सरकार बन गई है, लेकिन एक मुख्यमंत्री महिला आपको नहीं मिल रही है। लेकिन दिल्ली में जब मौका आया, तो रेखा गुप्ता को बना दिया इन्होंने। मुझे जो लगता है कि अभी वो समय नहीं आया है कि सिर्फ दिखाने के लिए, एक सेरेमनी के लिए कि भाई एक महिला जो है हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए हैं। मतलब अमित शाह और मोदी वो करते नहीं हैं। ये इनकी जो कार्यप्रणाली है कि वो सक्षम हो, वो देखे और जिस ढंग से हम चाह रहे हैं, जो पार्टी जिस ढंग से चलनी चाहिए, वो बिल्कुल उसको उस रूप में चलाए और सबको साथ में लेके चले। नाम कई उठते हैं, लेकिन अब वही है ना कि अब दक्षिण से किसी को नाम ले लिए, तो क्या यहाँ पे उस ढंग से सब लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिल पाएँगी? जो बिहार की राजनीति है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है, क्या वहाँ के नेताओं, कार्यकर्ताओं से उस ढंग से वो कनेक्ट हो पाएँगी? एक ये एक 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 बड़ा आपने सवाल। बिल्कुल सही कहा। आपने ये कहा कि पार्टी इस समय जिस दौर से गुजर रही है, उन्हें हुँ। अमित शाह की तरह सक्रिय नेता की जरूरत है, जो लगातार प्रवास करे, अलग-अलग राज्यों में जाए, छोटी-छोटी जगहों पर जाए। इसका मतलब क्या ये माना जाए कि जितने भी नेता 60 से ऊपर हैं, जितने नाम चल रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना बहुत कम है,
और 50 से 60 साल के बीच के नेता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उन्हें बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ज्यादा यात्राएं करनी पड़ेगी और देश की राजधानी दिल्ली की बजाय देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रवास करना पड़ेगा, यानी नहीं 50 नहीं से 60 के बीच में। नहीं, निश्चित रूप से ये जो संघ से बातचीत हो रही थी और यहाँ भी जो एक सहमति बन रही थी कि उसमें 50 से 60 में हो और जो अधिक से यात्राएं कर सकें। और इसीलिए जब आप देखें कि जब खट्टर साहब का नाम आया था सामने, तो उन्होंने खुद आके कहा कि भाई मेरी उम्र जो है 72 साल हो गई है और मैं इस रेस में नहीं हूं। लेकिन 62 के बाद 62 या 63 साल के हैं शिवराज सिंह चौहान। वो दौड़ में है क्योंकि फिट है। उम्र कोई उसमें बाधा नहीं है। लेकिन इस बार जो तय हुआ था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो 60 साल से कम उम्र के बनाए जाए, अनुभव भी देखा जाए और जिसके पूरे देश में एक अपील भी हो, जो सब नेताओं को जानता हो, हर जगह जानता हो, वो वहाँ की परिस्थितियों को जानता हो, पूरे देश से वाकिफ हो, पॉलिटिक्स से सब कुछ से वाकिफ हो और जो लगातार यात्राएं कर सके, प्रवास कर सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उतने प्रवास करने की क्षमता जो है अगर किसी में नहीं है, तो कई नेताओं को मैं जानता हूँ जिन्होंने मना कर दिया कि भाई मुझे आप मत इसमें घसीटिए। राजनाथ सिंह ने ही राजनाथ सिंह से भी कहा गया था, मुझे जो मालूम है कि जब नहीं बात बन रही थी तो संघ की तरफ से अप्रोच किया गया था कि हमारी नहीं बन रही है, आपकी तो सबसे बनती है, आप तो इतने साल सरकार में भी रहे और आपके अध्यक्ष रहते हुए ही प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, तो एक बार फिर से आप अध्यक्ष बन जाइए। और 2 बार उनको जाके कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी उम्र अब बहुत हो गई है, मैं उतना प्रवास नहीं कर पाऊँगा और किसी एक यंग को ही ये देना चाहिए। बिल्कुल, एक बात और, अब जो अध्यक्ष चुनेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आप ये कह रहे हैं कि संघ की ना नहीं होगी, भागवत साहब पूरी तरह से तैयार है? मतलब जिन नामों पे चर्चा चल रही है, उन नामों पे ऐतराज़ कैसे कर सकते हैं? अगर भूपेंद्र यादव को बनाते हैं, तो संघ कैसे कहेगा कि हम भूपेंद्र जी को नहीं चाहते हैं देखना? अगर धर्मेंद्र प्रधान को बनाते हैं, तो संघ कैसे कहेगा कि हमारा आदमी नहीं है? वो तो भाई एबीपी से आए हुए हैं वो। तो वो कैसे करेंगे? शिवराज सिंह चौहान के लिए कैसे मना कर सकते हैं? या कोई भी इस ढंग का नाम जो संघ से आया हुआ है, जो जिसका बैकग्राउंड संघ का है, वो कैसे मना कर दें कि भाई इसको नहीं बनाओ? ये और दूसरी बात ये कि बात एक इंडिविजुअल का हो सकता है कि संघ के किसी बड़े नेता के का झुकाव जो है किसी भाजपा के किसी बड़े नेता की पसंद हो सकता है कि यार इसको बना दो, किसी और की पसंद हो सकता है कि इसको बना दो, अमित शाह किसी और को चाहते हो कि हम इसको बना लें। लेकिन जब आप फैसला लेंगे तो सब कुछ को देख करके एकजुट होके लेते हैं। जो संघ की पहले दखल-अंदाज़ी लग रही थी कि संघ मतलब कि देखिए मोहन भागवत और ब ब जो दत्तात्रेय होस बोले हैं वही संघ नहीं है। उसमें बिल्कुल। करोड़ों स्वयंसेवक हैं, वो करोड़ों करोड़ों स्वयंसेवक हैं और उन तक मैसेज जाना चाहिए। जो गलती 2024 में हुई थी जो नड्डा जी ने कहा कि हम भाजपा इतनी बड़ी हो गई है कि अब संघ की उतनी ज़रूरत नहीं है। जो ये दिखा दिया कि संघ के स्वयंसेवक हैं, उनके बिना आप नहीं चल सकते हैं और जैसे ही उस गलती को सुधारा अमित शाह ने, उसके बाद देखिए कैसे जीत आ रही है। तो नहीं, अब एक सवाल यहाँ पे और उठ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में नीलू जी अटल बिहारी वाजपेयी प्रचारक रहे, नरेंद्र मोदी खुद संघ के प्रचारक रहे, बल्कि कई लोग तो मजाक में ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर सक्रिय राजनीति में नहीं होते तो शायद आज वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया के पद पर बैठे होते। आरएसएस में एक तो प्रचारक है, दूसरे आरएसएस से जुड़ा जो छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हमने देखा कि अमित शाह के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नेताओं के आने का सिलसिला जो तेज हुआ था, जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो सिलसिला और तेज हो गया। आप चाहे सरकार में देखें, नरेंद्र मोदी की सरकार में, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन देखें, आप कई राज्यों की सरकार देखें, कई राज्यों का पार्टी का संगठन देखें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हुए नेताओं की भरमार हो गई है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नीलू जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक माने जाने वाले नेता या कोई बड़े नेता, डेपुटेशन उसका एक वर्ड यूज हम करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, हालांकि वो डेपुटेशन नहीं होता, वो कोई बड़ा नेता बीजेपी की तरफ नहीं आया। तो क्या संघ मानसिक रूप से अभी तैयार है कि किसी प्रचारक को ही अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए, या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी छात्र संगठन से आने वाला नेता भी चलेगा जैसे कि जेपी नड्डा? नहीं, नहीं, दूसरी तरफ है। आप पूरी बात को अगर समझेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे। जो दत्तात्रेय होस बोले हैं, जो नंबर 2 हैं, वो एबीपी से हैं।
जो सुनील आम्बेडकर जी हैं, जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं, वो एबीवीपी से हैं। तो ये सिर्फ भाजपा में नहीं है, वो संघ में भी है। दरअसल है क्या कि एबीवीपी जो है वो कॉलेज से शुरू हो जाता है। 17-18 साल से ही और हुँ, पॉलिटिकल उनकी समझ होती है, ग्रूमिंग होती है। तो जब आप 25-26 साल के होते हैं, जब आप कॉलेज से निकल के आते हैं, सब आते हैं, तो आप एक पॉलिटिक्स की आपकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है। स्वाभाविक रूप से अगर वो पॉलिटिकल करियर चुनना चाहेंगे, तो भाजपा में जाएँगे। और जैसे-जैसे जो संघ का जो प्रचार हुआ है, एबीपी का जो आप देखेंगे कि विस्तार जो हुआ है, वो राम मंदिर आंदोलन के साथ-साथ बीजेपी बढ़ी और एबीपी और संघ का भी विस्तार होता चला गया। तो वही 1990 उसके बाद के जो जनरेशन के जो लोग हैं, 1980 के बाद के जो लोग हैं, वो सब बड़े-बड़े पदों पे आपको दिख रहे हैं, क्योंकि वो उस वक़्त नेता बन के निकले थे। जो प्रचारक हैं, जिन लोगों को अब मैं ब 2014 में मुझे ध्यान है कि जितने लोगों को, चाहे नड्डा जी के साथ हो, चाहे आप भूपेंद्र यादव के साथ देख लें, चाहे धर्मेंद्र प्रधान देख लें, यहाँ तक कि आप अमित शाह के साथ देख लें कि जितने उनके साथ जो सेकंड हैंड कमांड में है, उनका मीडिया देख रहा हो, उनका बाकी चीज़ें देख रहा हो, जो ओएसडी रहा हो, एएस ब एपीएस के में रखा हो, ऐसे कई लोग जो उनके करीबी हैं, वो एबीवीपी के हैं। और वो उस वक़्त जो है वो 20-22 साल के लड़के कॉलेज करके निकले थे और रामलाल जी चूँकि संगठन महामंत्री थे और सब एबीवीपी वाले उनसे मिले और उन्होंने कहा कि इस मंत्री के पास जाओ, तुम इस मंत्री के पास जाओ, तुम उस मंत्री के पास भले वो मंत्री ना जानता हो और आज 10 साल, 12 साल से उनके साथ है। उसकी ग्रूमिंग हो रही है, आगे वही दिखेगा। तो एबीवीपी को आप उस रूप में नहीं देखिए कि एबीवीपी से भाजपा में लोग आ रहे हैं और वही मुख्यमंत्री अभी तो जितने देखेंगे मुख्यमंत्री अधिकांशतः वो आप एबीवीपी वाले ही वही, मिलेंगे। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री वही मिलेंगे। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि संघ में बड़े पदाधिकारी आपको एबीवीपी के ही मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा एक बहुत प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहुँच गए हैं नीरू जी, आप 2-3 नाम हालाँकि देखिए मोदी क्या करेंगे, अमित शाह क्या करेंगे, बहुत सारे चौंकाने वाले फैसले वो करते रहे हैं, तो अनुमान लगाना थोड़ा-सा वो होता है। लेकिन चूँकि आप लगातार चर्चा करते रहे हैं, लगातार आप सवाल पूछते रहे हैं लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड की बात नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड ये सवाल और इसका जो जवाब मिला है, कोई 3 नाम आप बता सकते हैं जो आपके हिसाब से उन्हीं तीनों नामों में से कोई एक पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? देखिए, मेरे हिसाब से मेरा अपना जो मैं जितना मिला हूँ इन लोगों से और जिस ढंग से मैंने देखा है, बिहार का इलेक्शन का भी आपको मैंने उदाहरण दिया। मेरा अपना अनुमान है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है नंबर 1 पे हैं, वो चलेंगे। लेकिन जब मैं भाजपा मुख्यालय जाता हूँ, मैं कई लोगों के पास जाता हूँ, तो धीरे से बोलते हैं कि यार एक नाम आप छोड़ दे रहे हो। उस नाम पे भी विचार आपको करना चाहिए, वो बन रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई साहब वो तो बन सकते हैं, बनने में तो कोई दिक्कत है नहीं बिल्कुल। और वो नाम भी बड़ा है और सक्षम व्यक्ति हैं। तो बोले कि वो आप अपनी चर्चा में उनका नाम ज़रूर लो, क्योंकि वो बन जाएँगे तो फिर लोग आपको कहेंगे कि देखो इनको कुछ पता ही नहीं था। तो ये ये बात आती है और वो है सुनील बंसल। अगर आपको 2014 की यूपी की जीत दिख रही हो, 2017 की दिख रही हो, 2019 की दिखती हो, 2022 की दिखती हो, तो उसमें सुनील बंसल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और सुनील बंसल प्रचारक हैं, संघ से हैं और संघ से आए थे और पहले संगठन मंत्री के रूप में आए थे उत्तर प्रदेश में और उसके बाद वो भाजपा में आ गए, संघ से सीधे भाजपा में आ गए और महासचिव बन गए हैं। और उन पे इतना भरोसा है कि आप देश का देखें 80 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल लोकसभा की 80 सीटें हैं। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना, तीनों के प्रभारी महासचिव वो हैं। पहले भी उनको उड़ीसा यूपी की 80 सीटों का टारगेट था, शानदार प्रदर्शन किया, फिर से 80 सीटें कुल जमा मिला के उनको दे दिए कि वहाँ तो कर दिया, अब इस 80 में से भी ले आओ 60-70। अब उसमें से देखिए 80 में से 2019 में 30 सीटें थी बीजेपी को, 30 सीटें जीती थी और 2024 में 40 सीटें जीती। 10 बढ़ा दिया जब उसमें 6 जबकि 6 पश्चिम बंगाल में कम हुआ, कब 6 सीटें कम हुई, उसके बाद भी और उड़ीसा में सरकार आपकी बना दी। तेलंगाना में आप जो है वो ब इतने आप कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी सीटें आपके आएँ। तो ये लोग मुझे कह रहे हैं कि वो बहुत ख़ास हैं, बहुत सक्षम हैं और वो उनका नाम आप चर्चा में ज़रूर लाएँ। डार्क हॉर्स
जिसकी चर्चा नहीं होती है, वो सामने आके निकल के आ सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। लेकिन तीसरा तीसरा जो मेरा अपना अनुमान है, जितना मैंने देखा है जितना मैं इन बड़े नेताओं को मैं करीब से समझता हूँ, इनके क्रियाकलाप को समझता हूँ, कैसे डिसीज़न लेते हैं, ये भी काफ़ी हद तक मतलब कई बार मैं भी चौंक जाता हूँ, कि यार ये तो तय ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया? लेकिन फिर भी 2024 के बाद एक अनुमान लगाने की स्थिति में हम हैं, क्योंकि पहले इरेशनल जो फैसले होते थे, कि जिसको चाहे बना देंगे, काम हो जाएगा, वो फैसले अब नहीं होते हैं। आप अगर पिछले 1.5 साल में जितने फैसले देखेंगे, तो वो रेशनल हैं, वो इरेशनल नहीं है। आपको पता होता है कि यार ये सोच के ये कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद जैसे रेखा गुप्ता का नाम, मैं कह रहा था कि महिला होना चाहिए, रेखा गुप्ता है, वो बन सकती है, तो बनी वो। तो अगर वो रैशनैलिटी के साथ फैसले लेंगे, तो धर्मेंद्र प्रधान मुझे सबसे उपयुक्त लगते हैं, जो संघ में भी हैं, इनके भी करीबी हैं। वो संगठन का उनका लंबा अनुभव भी है। और तीसरा तीसरा नाम कौन सा नीलू जी? धर्मेंद्र प्रधान, सुनील ती बंसल और तीसरा तीसरा तो फिर भूपेंद्र यादव हैं। भूपेंद्र यादव है। क्योंकि ठीक है। भूपेंद्र यादव तो बहुत मृदुभाषी हैं, नाम के साथ यादव लगा हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है होंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो एक मैसेजिंग जो है, वो देने के लिए और सक्षम भी हैं, ऐसा नहीं है। अभी महाराष्ट्र सक्षम का भी, चुनाव वो और ये जीता। यादव सरनेम, महाराष्ट्र के चुनाव यादव की जीत के जो है श्रेय जो है, वो भूपेंद्र यादव को भी जाता है। बिल्कुल। और यादव सरनेम एक जमाना ऐसा था कि एक समय था कि उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया था कि भाई यादव सरनेम है। और दर्शकों को बता दूं, बहुत कम दर्शकों को इसकी जानकारी होगी कि अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें से एक राज्य तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के एक दो पॉकेट में भी यादव मतदाता काफी है। बहुत अच्छा। कम लोगों को जानकारी होगी, लेकिन आप तमिलनाडु जाएंगे तो वहां देखेंगे कि यादव मतदाता बहुत है। तो नीलू रंजन जी ने तमाम परतों एक एक करके खोल दी है। गुत्थी सुलझ गई, गुत्थी सुलझ गई है, फाइनल मोहर लगनी है। और ज्यादा संभावना इस बात की है कि आज जो है 27 नवंबर है, 14 जनवरी के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। जनवरी में ही अमित शाह बने थे, मुझे याद है 24 जनवरी, क्योंकि मेरा उस दिन जन्मदिन था। जनवरी में ही जेपी नड्डा बने थे 20 जनवरी। तो जनवरी में ही पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। नीलू जी के साथ हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे, इसी तरह की अंदर की सत्ता के गलियारों की खबर लेकर आते रहेंगे। बतौर दर्शक मैं आपसे भी कहूंगा कि जरा आप भी बता दीजिए कि आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन सकता है, किसे बनना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे कौन है? या आप ये चाहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग का कैसे फॉलो करें, या किसी महिला को कमान सौंपी जाए? आप जिस तरह से, चाहे हमारी चर्चा से आप सहमत हो, हमारी चर्चा से आप असहमत हो, आप सहमति असहमति दोनों ही सभ्य भाषा में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दो चार लोगों तक फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। और नीलू जी की ये जानकारी निश्चित तौर पर आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। तो नीलू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी, नमस्कार। और तमाम दर्शकों से भी अपील करूंगा कि लगातार जुड़े रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम न इधर की न उधर की सबकी खबर देते हैं, सबकी खबर लेते हैं। और यहाँ पर न तो अंध विरोध आपको दिखाई देगा, न अंध भक्ति आपको दिखाई देगी। तथ्यों के साथ बातें रखते हैं, मानना न मानना, समझना न समझना आपका काम है। तमाम दर्शकों का आभार, धन्यवाद।